हाँ, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और साथ के साथ याद कर लेना, सिलेबस तो हो जाएगा कंप्लीट लेकिन लर्न नहीं होंगे, फिर बर्डन बढ़ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसे लर्न करो, जल्दी अपन टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, लेकिन अभी से तैयारी करो, ठीक है, तब जाके अच्छे टेस्ट होंगे। तो आज वाली दोनों ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहला क्वेश्चन तो ये कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एनालिसिस फ्रीडम इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, एनालाइज इट। तो पूरी बात को ध्यान से आपको समझना है कि अपन ने एक बात पढ़ी थी पिछले में, अपन ने बात की थी स्वतंत्रता की, लेकिन इस स्वतंत्रता जैसी ही, इस फ्रीडम जैसा ही भारतीयों के मतलब संदर्भ में जो इंडियन कोई एक थॉट या विचार लेके आए तो वो कौन सा विचार था? अगर 1 मार्क्स में आए तो भारतीयों के द्वारा लाया गया विचार था, थॉट था स्वराज। इंडियनों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ ये कहा था कि हमें हमारा राज चाहिए। स्वराज का मतलब हमें हमारे खुद का शासन चाहिए, और वो भी कौन सा? पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक, दोनों तरह का चाहिए। राजनीति भी हम हमारे व्यक्ति खड़े होंगे क्योंकि हमारे देश के अंदर तो हम ही खड़े होने चाहिए, और संविधान बनना चाहिए, और संविधान बनाने वाले भी हमारे लोग होने चाहिए। हमें दोनों तरह की आज़ादी चाहिए। स्वराज की मांग की थी भारतीयों ने, वो एक तरीके से फ्रीडम जैसी ही है, ठीक है। तो एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन फिर समझ लो आएगा कि स्वतंत्रता जैसी या फ्रीडम जैसी ही ऐसी कौन सी मांग थी जो भारतीयों ने की थी, इंडियन थिंकर ने की थी, या फिर भारतीय जो लोग थे उन्होंने की थी, तो वो थी स्वराज, ठीक है, स्वराज। लेकिन अगर उसका फुल्ली एक्सप्लेन पूछ ले, एनालाइज करना पूछ ले, तब अपन को ये पूरा लिखना है यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स लिखे हैं आपके प्रॉपर तरीके से, इसमें 2 पॉइंट भी बनाए हैं। देखो कि भारतीयों ने इनकी मांग तो करी थी, वो जो धारणा थी वो स्वराज थी, लेकिन स्वराज में भी 2 मामले हैं। एक तो स्वयं का शासन, स्वयं का शासन का मतलब सेल्फ रूल, खुद का शासन हमारा होना चाहिए। जब भारत देश के हम लोग हैं तो भारत के अंदर तो हमारा ही होना चाहिए। अंग्रेज यहाँ क्या मांगते हैं, वो वाली चीज़। तो स्वयं का शासन हेडिंग लगा के फिर आपको लिखना है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज, स्वयं के शासन के लिए राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। अगर आपसे पूछे कि स्वराज मतलब स्वयं का शासन का अर्थ क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि जो स्वतंत्र संघर्ष हुआ था, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, वो स्वतंत्र संघर्ष ही था, ठीक है, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल था वो। तो वो उस संघर्ष के संदर्भ में अगर देखें अपन, तो स्वयं के शासन के लिए किसकी मांग करना है? एक तो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक, दोनों तरह से हमें आज़ादी चाहिए। समझ में आ गई? तो मैंने आपको हालांकि पहले बता दिया, स्वयं का शासन का मतलब इन दोनों तरह से आज़ादी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया रेफर्ड टू फ्रीडम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड, ठीक। नेक्स्ट अपना कि और सामाजिक तथा सामूहिक स्तर पर ये मूल्य भी हैं, ठीक है, एंड एज ए वैल्यू एट द सोशल कलेक्टिव लेवल, और ये हमारे सामाजिक लेवल पर एक वैल्यू भी है, एक मूल्य भी है हमारे इस बात का, होना भी चाहिए, समाज के अंदर भी होना चाहिए, हमारा समाज, हमारे लोग, हमारा देश, तो ये चीज़ें तुम्हें मिलनी चाहिए। इसीलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में, अब इसीलिए जब हमने 1857 क्रांति करी थी तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं कि फेमस वर्ड जो था वो स्वराज ही था, कि हमें तो हमारा राज चाहिए बस। तो इसीलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया था, ठीक है, यानी कि एक फेमस स्टेटमेंट बन गया था। और वो आपने सुना होगा, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, तो 2nd 3rd क्लास में लिखवा दिया जाता है कि जो तिलक साहब ने लिखा था, है ना, दिया था नारा, कि महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक का प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा या पाकर रहूँगा, एक ही बात है, यानी कि मैं इसे लेकर रहूँगा। इसको प्रेरित किया किसमें? फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो ध्यान रखना, दैट इज वाई स्वराज वॉज सच एज इम्पोर्टेंट rallying cry in the freedom movement, inspiring Tilak's famous statement, Swaraj is my birthright and I shall have it। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये नारा था, सुना होगा, ये तिलक साहब का है। अलग से ही पूछा जा सकता है ये नारा किसने दिया, तो आप लिख देंगे तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने पूरा नाम लिखना चाहते हो तो बाल गंगाधर तिलक, ये ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट एक शब्द और लिया है, वो इसी का आंसर है, वो है स्वयं के ऊपर शासन। बहुत बढ़िया चीज़ तो यही है, रूल और वन सेल्फ, मतलब कि खुद के ऊपर खुद का शासन। जैसे अपन है, अपने ऊपर किसका शासन है? अपनों का।
भाई इंडिया, इसका मतलब क्या है, खुद पर अपने ऊपर अपनों का शासन, खुद पर अपनों का शासन। जैसे कि भारत है तो भारत के अंदर अपन सब आते हैं और अपने ऊपर भारतीयों का तो शासन है, अंग्रेज थोड़ी राज कर रहे हैं, अपनों के ऊपर अपनों का शासन या फिर खुद के ऊपर अपनों का शासन, वो चीज़ है। इसका मतलब ये भी एग्जाम में आ सकता है कि स्वराज के ऊपर शासन का मतलब क्या है, मतलब यहीं से 1 मार्क्स से क्वेश्चन निकाल सकता है। जैसे नारा पूछ लेगा, फेमस स्टेटमेंट किसका था या फिर क्या था, इसका अर्थ पूछ लेगा, वैसे यहाँ पूछ सकता है। तो आप लिखोगे कि स्वराज का आशय अपने ऊपर राज भी है, अपने ऊपर राज भी है, अपने ऊपर अपना राज, सॉरी अपने ऊपर अपना राज। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज एज रूल ओवर द सेल्फ दैट वाज हाईलाइटेड बाय, ये अच्छा ये भी किससे हुआ था, तो स्वराज की ये समझ जो है, देखो ये तो अपने कह दिया कि रूल ओवर द सेल्फ, ठीक है, कि अपने ऊपर स्वराज का मतलब ये होता है कि अपने ऊपर राज। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो स्वराज शब्द है ना, इसकी समझ कहाँ से विकसित हुई हमारे में, अपने पढ़ा था गांधी जी की बुक, बस याद कर लो उसको। तो स्वराज की यही समझ गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई, ठीक है, गांधी जी की बुक थी ना हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी, सॉरी दैट वाज हाईलाइटेड बाय महात्मा गांधी इन हिज हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अंदर जो ये शब्द लिखा था उन्होंने स्वराज, तब से लोगों के दिमाग में ये जो स्वराज शब्द है वो फेमस हो गया कि हाँ यार स्वराज तो होना ही चाहिए, हमारे देश के अंदर तो हमारा राज्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं कि हिंद स्वराज के शब्दों में, मतलब जो बुक थी ना उसमें हिंद स्वराज के शब्दों में उसने क्या लिखा हुआ है उसमें, कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी तो स्वराज हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम हमारे स्वयं के ऊपर शासन करना सीखते हैं तभी तो स्वराज है, वरना मतलब क्या है, ठीक है, दूसरे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं तो फिर कोई वो स्वराज नहीं है। यानी कि वेयर ही स्टेट्स इट इज स्वराज व्हेन ही लर्न टू रूल आवरसेल्व्स, ठीक है, हम अपने ऊपर लर्न टू रूल आवरसेल्व्स का मतलब हम अपने ऊपर स्वराज का मतलब है कि शासन को सीखते हैं। नेक्स्ट स्वराज, अच्छा अब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वराज क्या है, तो स्वराज का वैसे और लिखा दूंगा अभी क्वेश्चन, लेकिन स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं है, ऐसा नहीं कि स्वराज का मतलब में आज़ादी मिल गई बस फ्रीडम मिल गया बहुत है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना, स्वराज इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम, ये सिर्फ आज़ादी नहीं है। तो फिर क्या है, आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं कोमा ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है, ध्यान रखना, आज़ादी नहीं है सिर्फ, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी हैं जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। एक इंसान होता है, उसकी एक इंसान की मनुष्यता होती है, एक ह्यूमन होता है, तो उसमें कुछ मैंने अपने आपको पहले पढ़ाया था कि हमारे पास कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता का मतलब इतना ही नहीं, सॉरी स्वराज का मतलब इतना नहीं कि स्वतंत्रता, उसके साथ में इंसान के कुछ नैतिक रूल्स भी होते हैं, इंसान को किस किसी ज़रूरत की चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी भी आज़ादी होनी चाहिए। हालांकि मैं नीचे लिखे हैं शब्द लेकिन समझा रहा हूँ कि मनुष्यता से वंचित करती है तो वो फिर कोई मतलब नहीं है। अतः स्वराज में मानव को, ध्यान से सीखना, अतः स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं के साथ आत्मसम्मान, दायित्वबंध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी है, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें हो जाएगा यानी कैपेसिटी फॉर सेल्फ, यानी कि बट लिबरेशन इन रिडीमिंग वंस सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल ऑफ डिह्यूमनाइजेशन, ये होना बहुत ज़रूरी है, तब अपन माने जाएंगे। ऐसा स्वराज सिर्फ एक आज़ादी नहीं है, इन सब भी ये भी मिलना चाहिए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ स्वराज का एग्जैक्ट मीनिंग ये है। तो आपको छोटा सा इजी ये याद रखना है कि स्वराज का मतलब अपना राज, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा भारतीयों के संदर्भ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फ्रीडम जैसा ही एक, जैसा आज़ादी की अपन मांग करते हैं वैसे स्वराज भी उसके बिल्कुल पैरेलल है, सिनोनिम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे, उन्होंने भी आज़ादी के बारे में कुछ कहा है कि स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन नेताजी थॉट्स अबाउट फ्रीडम, नेताजी जी के पूरा नाम भी लिख सकते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के जो थॉट थे उनके, उन्होंने क्या लिखा वो भी देखते हैं अपन। तो ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि स्वतंत्रता का आशय
ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, गरीब और अमीर की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, तथा सभी लोगों के सभी और सभी वर्गों की हो। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, इससे बढ़िया कोई आंसर ही नहीं हो सकता, इससे बढ़िया अच्छी सोच ही नहीं हो सकती। आज़ादी क्या हो? अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम, उन्होंने क्या कहा वो आगे है, उनके संदर्भ में लिखा है मैंने, उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम, आई मीन का मतलब सुभाष चंद्र बोस के अकॉर्डिंग, आई मीन ऑल राउंड फ्रीडम। इट मीन्स ऑल राउंड फ्रीडम का मतलब सर्वांगीण स्वतंत्रता। इट मीन्स अर्थात फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर सोसाइटी, फ्रीडम फॉर द रिच एज वेल एज द पुअर, फ्रीडम फॉर मेन एज वेल एज फॉर वुमेन, फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड फॉर ऑल क्लासेस। सभी वर्गों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए, गरीब और अमीर के लिए, सबके लिए, वो है आज़ादी। जब उनमें इक्वलिटी आ जाएगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे हम आज़ाद हैं। कितनी बढ़िया बात कही है, ठीक है। तो इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा होना चाहिए, जातिगत अवरोध नहीं होने चाहिए, सामाजिक असमानताओं का अंत होना चाहिए, तथा सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश होना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस के विचार थे। इन्होंने क्या कहा, समझ लो कि ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर राजनीतिक और संवैधानिक की बात कर ली कि हमें इस आज़ादी चाहिए, हम आपके नेताओं को नहीं रखना चाहते, हम तो राजनीतिक आज़ादी चाहिए। तो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है, ये सारी आज़ादियाँ हमें चाहिए, ठीक है। यानी कि दिस फ्रीडम implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste, जो जातियों के बीच में भेदभाव रहते हैं लोगों, वो नहीं होना चाहिए, बैरियर जो हर्डल है, एंड सोशल इनइक्वलिटीज़ एंड डिस्ट्रक्शन फॉर कम्युनिकेशन एंड रिलीजन इंटॉलरेंस, ये सब भेदभाव मिटे तब हम कहेंगे कि वो आज़ादी है। तो ये किनके शब्द हैं, ये किनके वर्ड हैं, ये किनके थॉट हैं, ये किनके विचार हैं, वो है सुभाष चंद्र बोस के। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोनों ही, बहुत ही अच्छे से लर्न करना, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अब देखो आज ये 4 क्वेश्चन मैंने और टॉप लेवल के लिए हैं, ये हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने क्या विचार रखे, कौन कौन सी बुक लिखी, क्या क्या बातें बताई, बहुत तगड़ी तगड़ी बातें बताएंगे। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लूँगा जॉन स्टुअर्ट मिल का, बहुत बड़ा, वो तो बहुत कुछ सिखा देगा आपको, हानि सिद्धांत इसी का वो, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये कि ये जॉन स्टुअर्ट जो मिल था, इसने एक बुक लिखी थी, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बुक लिखी थी, मान लो चाहे एक निबंध लिखा था, एक ऐसे लिखा था, लेकिन वो उस बुक के नाम से ही जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ऑन लिबर्टी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऑन लिबर्टी किसकी बुक लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑन लिबर्टी की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। हु रोट द बुक ऑन लिबर्टी? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। सीधा सीधा क्वेश्चन। इस चैप्टर में आपने बहुत सारी बुक्स के नेम पढ़े हैं, ये आगे भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, ये सब काम आएंगे आपके, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखोगे आप एनसीईआरटी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने, देखो एक तो ये बुक लिखी थी, इस बुक जो भी ये बुक वगैरह लिखते हैं ना, बुक के अंदर कुछ बातें रखते हैं। जैसे इन्होंने क्या करा था कि इस अपनी बुक में जो इंसान होता है, एक पर्सन होता है, एक आदमी या व्यक्ति होता है, उसके काम के 2 तरीके बताए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे ये। 2 बातें कौन सी बताई कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्य को कितने भागों में बांटा और उनके नाम लिखे, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना कि मिल ने व्यक्ति के जो कार्य उनको 2 भागों में बांटा, 2 पार्ट्स। मिल डिवाइड द वर्क इन 2 पार्ट्स, यानी कि इनटू हाउ मेनी पार्ट्स हैज जॉन स्टुअर्ट मिल डिवाइडेड द वर्क ऑफ ए पर्सन, राइट, ये क्वेश्चन था, राइट देयर नेम्स। तो 2 पार्ट्स के अंदर बांटे थे। कौन कौन से पार्ट थे? एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयं संबंध कार्य, दूसरा पर संबंध कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जो खुद के लिए किया जा रहा हो, जो किए तो खुद के लिए जा रहा हो लेकिन डिस्टर्ब हो रहे हो दूसरे, ये जरूर ध्यान रखना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये 2 बातें, एक जो खुद के ऊपर ही होगा, जो भी नुकसान होगा खुद का होगा, दूसरे इसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर ये काम करेगा तो दूसरे से डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, तो इसके अंदर दूसरे लोग इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे ना बड़े वाला, उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो देखो ध्यान से पहले ये समझो कि ये दोनों तो याद रह जाएंगे ना, कि मिल ने कितने काम बताए व्यक्ति के? 2।
सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन यानी कि पर संबंध, सॉरी वो स्व संबंध, और दूसरा अदर रिगार्डिंग मतलब पर संबंध, दो एक्शन बताए। अब दोनों के मीनिंग भी पूछ ले, पूरी पीएचडी कर देंगे। इसने क्या बातें बताई थी सारी ले लेंगे आज। इसने कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है, एग्जाम में आ जाए, और ये अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या होता है, मतलब पर संबंध क्या होता है, स्व संबंध क्या होता है। तो स्व संबंध कार्य कौन से हैं, क्वेश्चन आ गया। तो आप लिखोगे स्व संबंध कार्य वे हैं जिनके प्रभाव केवल और केवल इन कार्यों को जो करने वाला व्यक्ति है उस पर पड़ता है। सपोज एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इस पर इस चीज़ का असर किस पे पड़ेगा, सिर्फ आप पे पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति का काम है पढ़ाई करना और काम पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो नुकसान खुद का खुद ही कर रहा है, इस चीज़ का दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। या और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे जैसे कि आपने कोई ऐसे कुछ काम करते हैं और गिर गई, और कोई गिर गया या टूट गया फूट गया, तो उसमें नुकसान सिर्फ आपका है, अगर वो आपकी चीज़ है तो वो चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो कि वे काम जो जिसका प्रभाव केवल इन काम को जो करने वाला व्यक्ति है उस पर पड़ता है ना, दूसरे पे इस पर कोई इस नुकसान हानि नहीं होती, दूसरे को उस पर इंटरफेयर करने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट आर द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, कि दो एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंस ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स, बस सिर्फ खुद पे असर पड़ता है, दूसरे को कोई जरूरत इसमें नहीं है। फिर पर संबंधकारी कौन से हैं, व्हाट आर द अदर रिगार्डिंग एक्शंस, ये वो काम होते हैं, पर संबंधकारी वे हैं जिनका प्रभाव जो कर्ता का मतलब यहाँ पर करने वाला जो खुद करता है, कर्ता के साथ साथ अन्य लोगों पर भी पड़ता है। अदर रिगार्डिंग एक्शन दोज एक्शन दैट ऑल्सो हैव कॉन्सिक्वेंस फॉर अदर्स। देखो इसकी बातें मैं भी एग्जाम्पल बहुत सारे लेने वाला हूँ आगे, कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो उससे कोई दूसरा डिस्टर्ब होए, ठीक है, दूसरों पर भी उसका असर पड़े। जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में लाउड स्पीकर वाला दे रखा है, अभी आगे उस बारे में चर्चा भी करेंगे। तो इतना समझ लो कि जैसे कोई लाउड स्पीकर आप तेज आवाज़ में बजा रहे हो, तो आप तो उसको बजा रहे हो, आप उसका आनंद ले रहे हो, लेकिन उससे आपको जो नेबर है वो उससे डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब आपके काम करने से जो दूसरा डिस्टर्ब हो, प्रभावित हो वो, ठीक है। बाकी तो इसके इन दोनों के बारे में और बहुत शानदार मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें बहुत शानदार चीज़ें बताने वाला हूँ, उससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सिखाएगा ये। और ये इसके अंदर आपने सुना होगा वो एक गाना जो चल रहा है कि आंटी पुलिस बुला लेगी, है ना, तो ये उसका विरोध करता है कि भाई ऐसे आंटी पुलिस मत बुलाओ। मतलब छोटे से जैसे कहीं गाने वाने बज रहे हो, तेज़ आवाज़ में साउंड कहीं चल रहा हो, तो पुलिस नहीं बुलानी चाहिए, आंटी हो चाहे अंकल कोई भी हो, तो कह रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब पुलिस नहीं बुलानी चाहिए, थोड़ी बहुत अपन को एडजस्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा है हानि सिद्धांत है ये, बताता हूँ अभी आपको कि व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल एक्सप्लेन। पहली बात तो ये कि हानि सिद्धांत किसने दिया हो, तो अभी छोटी मोटी बातों पर कर ली, छोटे क्वेश्चन से। अब इसके बारे में अगर आपसे पूछे, ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिटन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा ये। मतलब इससे इंसान की सोच के ऊपर बताया गया है कि थोड़ी बहुत जैसे हमारे पास कुछ फ्रीडम है, आज़ादी है, तो वो उसका उपयोग करते रहना चाहिए। जैसे अगर कोई तेज़ आवाज़ में साउंड बजाता है, म्यूजिक बजाता है, तो उससे नेबर पड़ोसी जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन आप उसमें कोई लोग क्या करते हैं कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तुरंत पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं और पुलिस आ जाती है, वो एक सिस्टम गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। इनके मिल के अकॉर्डिंग, है ना, मिलने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको आपसी सहमति से, यहाँ पर थोड़ा बहुत सहन करना चाहिए कि अगर आवाज़ आ रही थोड़ी बहुत सहन कर लो यार, थोड़ा बहुत करके, क्योंकि वो रोजाना थोड़ी ना बजाएंगे, उनके भी कुछ फंक्शन होगा या फिर कुछ ऐसा होगा, तो वो सब बातें हैं इसके अंदर सीखेंगे अपन। पहले तो बात ये कि थोड़ा सिस्टम, हालांकि ये बात अपन लिख चुके, फिर भी आपको एग्जाम में सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिखना, तो कैसे लिखना है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी, ठीक है, इसके निबंध का क्या नाम था, ऑन लिबर्टी भी पढ़ाया था अपने, इस मुद्दे को बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। कौन से मुद्दे को, कि स्वतंत्रता का जो हानि सिद्धांत है उसको बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। कि जॉन स्टुअर्ट मिल स्टडीड ऑन इशू इलोक्वेंटली इन हिज एसे ऑन लिबर्टी। इसके अंदर इसने क्या क्या बताया है कि राजनीतिक सिद्धांत, अच्छा, जो इसने एक मुद्दा उठाया, जो एक इश्यू उठाया, उसको राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर उसी का नाम है हानि सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो इसने जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो मुद्दा उठाया, जो इशू उठाया, उसको राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या कहते हैं, हानि सिद्धांत कहते हैं। तो इन दिस डिस्कशन इन पॉलिटिकल थ्योरी इट इज कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसको रटना है, एक तरीके से रटने का मतलब समझते हुए रटना है। ये है अलग से सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में अगर आ जाता है कि हानि सिद्धांत क्या है, सिर्फ इतना सा ही,
है ना। तो भी आपको एक लाइन तो लिख सकते हो कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो ऊपर वाले में लिखवाई थी वो तो लिख देना, लेकिन बाकी ये फिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे तक काम आएगा कि इसने क्या एक फिक्स क्या दिया था स्टुअर्ट मिल ने हानि सिद्धांत। तो देखो इसने ये कहा था, सिद्धांत ये है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता, ध्यान से सुनना, कोई जो काम करता है उसकी जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, उसमें व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल या फिर सामूहिक मतलब सबका, ठीक है, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। ठीक है, यानी कि बहुत बहुत शानदार बात कही है क्या, कि अगर कोई बंदा है वो स्वतंत्रता के अंदर, आज़ादी के अंदर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अगर हस्तक्षेप करता है, मतलब किसी को, मतलब ऐसा मान लो कि जैसे मैंने जो भी गाने वाली बात कही थी, ऐसे में कोई हस्तक्षेप करता है, बीच में ज़बरदस्ती रोकता है, तो वो सिर्फ एक मुद्दा हो सकता है, आत्मरक्षा। आत्मरक्षा का कोई मुद्दा हो तो ही रोकना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। बाकी आत्मरक्षा का मतलब जैसे आप पे अटैक हो रहा हो या फिर ऐसा कुछ, तो उस टाइम पर देखो आत्मरक्षा के लिए तो आप कुछ कर सकते हो। तो द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। ठीक है, आगे और अच्छा, इनफ्रिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर नंबर इज सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी कि आत्मरक्षा। उस टाइम पर आप किसी के इंटरफेयर कर सकते हो या फिर हस्तक्षेप कर सकते हो, बाकी नहीं। दूसरी बात इसने ये भी कही कि जो सभ्य समाज होता है, अच्छा यहीं तक है भाई, सॉरी यहीं तक है, हिंदी में यहीं तक है, ठीक है, वो तो नीचे हो तो लाइन अलग होगी। सभ्य समाज के किसी, यहाँ तक, ये जो मैंने कोटेशन लगाया ना, यहीं तक है, बस इतना एडजस्ट कर लेना, कि सभ्य समाज की किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। हाँ, ये बात भी है कि अगर कोई समाज है, समाज का किसी सदस्य की इच्छा है, इच्छा के खिलाफ अगर कोई आप शक्ति या का औचित्यपूर्ण प्रयोग कर रहे हो, तो फिर हानि से मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, छोटी मोटी तो चल सकती है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये भी एक उसने बात कही थी, दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली exercised or any member of a civilized community against his will is to prevent harm to other। दूसरों को नुकसान होने वाला काम भी नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा नुकसान जैसे कि आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा छोटा मोटा चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होती है, नहीं होना चाहिए। ये तो आपको सीधा सिद्धांत याद करना जो इसने स्टुअर्ट मिल ने दिया था। चलो ये बात हो गई। अब इसने कहा एक्सप्लेन, व्याख्या करो। तो व्याख्या के अंदर नीचे लिखेंगे यहाँ से, मिल का क्या तर्क था, कि मिल का ये तर्क था कि मिल का तर्क ये था कि स्वयं, इसने दो काम बताए थे, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, स्वयंबद्ध और दूसरा था परसबद्ध, दो काम बताए थे इसने, ठीक है, स्वयंबद्ध और परसबद्ध। इसने ये कहा था कि स्वयंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामलों में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ही आर्ग्यूज दैट विथ रेस्पेक्ट टू एक्शन और चॉइस दैट अफेक्ट ओनली वन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है मतलब खुद का, द स्टेट या फिर कोई भी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी जो बाहर की हो, उसको हैज़ नो बिजनेस टू इंटरफेयर, उसको बाहरी कोई भी शक्ति या ताकत हो, अगर खुद का काम हो, मतलब कि अगर स्वयंबद्ध कार्य हो, उसका काम जब खुद के लिए जो कर रहा हो, खुद के लिए, उसको फिर किसी बीच में किसी को बाहर की शक्ति को या फिर किसी और को बीच में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बीच में उनको परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, ये खुद के लिए खुद का काम कर रहा है। इसमें बीच में जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप मकान का काम चल रहा है अपने, ऐसा मान लेते हैं, मकान बना रहे हैं और उसके डिज़ाइन अपने अनुसार अपने बना ली, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपने इसको सेट कर लिया कि ये इस तरीके से बनाएंगे। तो कोई दूसरा आके कह रहा है कि नहीं ये नहीं बनाना चाहिए यार, बिल्कुल बेकार नक्शा है, तो ये वगैरह वगैरह बहुत सारे, अगर डिस्टर्ब करे अपन को, तो वो गलत है, उसको बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात है वो है परसबद्ध। इसके विपरीत परसबद्ध कार्यों के अंदर क्या होता है कि जो दूसरे पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, तो फिर बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब यही सुनना ध्यान से, एंटी पुलिस वाली बात यहीं पर आएगी। इसने क्या कहा कि अगर बाहर से कोई डिस्टर्ब कर कोई दूसरे को अपन डिस्टर्ब करते हैं, कोई काम करने की वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब होता है, तो फिर बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, लगाए जाने ही चाहिए नहीं है, लगाए जा सकते हैं। एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ ताकि इंग्लिश वालों को पूरी बात, देखो हमेशा हिंदी में स्टोरी हिंदी में पढ़ा करो, फिर उसको इंग्लिश में लिख लिया करो, सबसे बेस्ट है ये। जितने भी टॉपर है वो सब ये करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो अपनी लैंग्वेज होती है ना, उससे थोड़ा जल्दी याद होता है मदर टंग से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना,
प्रतिबंध ऐसा नहीं कि बस आप उस पर बस प्रतिबंध लगा दोगे तो मतलब बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे, ऐसा नहीं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि, मतलब जो किसी को नुकसान हो रहा है वो गंभीर हो, तभी लगा सकते हो। छोटी मोटी हानि के लिए कानून की ताकत की जगह सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। अर्थात समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। ये स्टुअर्ट मिल कहता है कि अगर आप कोई एक ऐसा परस्पर कार्य कर रहे हो, ठीक है, यानी कि अपन कोई, मैंने कहा था कि दो काम होते हैं, आप वो समझ गए होंगे। कॉन्स्ट्रेनिंग अगर एक्शन की बात चल रही हो, परस्पर अपन कोई कार्य करें, तो हो सकता है अगर दूसरा इससे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो उससे वो थोड़ा बहुत अपने ऊपर प्रतिबंध या उस रुकावट रेस्ट्रिक्शंस कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उस पर ज़बरदस्ती, जैसे कोई छोटी सी बात हुई, छोटी मोटी हुई, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? अमान्य कर देना चाहिए, मतलब अनसुना कर देना चाहिए कि यार चलता है थोड़ा बहुत हो, ठीक है। लेकिन सीधा ही आप पुलिस बुला लेते हो या फिर कानूनी एक्शन लेते हो, वो गलत बात है। ये स्टुअर्ट मिल की बात है, बहुत तगड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट बात है। कुछ लोग होते हैं जो सीधा कंप्लेन दर्ज कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों ही तरफ नुकसान है, कितने कोर्ट कचहरी पर चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट में जाओ फला जाओ, दोनों तरफ नुकसान है, तो उससे क्या मतलब है। दूसरी बात, दोनों के रिश्तों में फिर मतलब दरारें आती है। जब आप पास पास में रहने वाले हो तो फिर नेबर हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो ताकि प्यार प्रेम बना रहे, वरना एक दूसरे पर नहीं बात करोगे तो फिर वो अलग अलग तरह के नुकसान होते रहते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट द कंट्रेनिंग एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंस फॉर अदर्स विच मे कोज हार्म टू देम, अगर कोई दूसरे को नुकसान हो रहा हो तो देर इज सम केस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, तो फिर थोड़ा बहुत बाहरी आप प्रतिबंध लगा सकते हो। लेकिन, बट लिखा है अपन है ना, लेकिन, ये देखो लेकिन रहा, लेकिन बट द हार्म कोज्ड मस्ट बी सीरियस, है ना, वो सीरियस होने चाहिए, गंभीर होने चाहिए। फॉर माइनर हार्म, अगर छोटे मोटे हो तो मिल ये कहता है, मिल रिकमेंड्स ओनली सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ। ऐसा नहीं तो थोड़ी बहुत सोशल में सामाजिक अमान्य कर दो उसको, लॉ का, कानून की सहारा मत लो। इट मीन्स इट मीन्स सोसाइटी मस्ट बी द इनकन्वेंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत अपन को सहना चाहिए, थोड़ा बहुत अपन को असुविधा जो भी होती है उसको सहन करना चाहिए। फिर एक एग्जाम्पल भी लिया है। फॉर एग्जाम्पल लिखना एग्जाम में बहुत अच्छा आंसर बनता है जब आप एग्जाम्पल की सहायता से लिख के आते हो कि द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन ए अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल फ्रॉम द अदर रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि एक बिल्डिंग के अंदर म्यूजिक बड़े तेज आवाज़ के अंदर बज रहा है, तो उसके अंदर जो उसी बिल्डिंग में जो दूसरे लोग रह रहे हैं उनको थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है। तो इस कंडीशन दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस, इस कंडीशन में पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। आपसी सहमति, अब थोड़ा बहुत उनको एडजस्ट कर लेना चाहिए। सोशल डिसअप्रूवल का मतलब होता है थोड़ी सामाजिक असुविधा जरूर होती है लेकिन थोड़ा बहुत सहन कर लेना चाहिए, यानी कि सामाजिक असहमति जताना, बस बहुत है इतना ही। सोशल डिसअप्रूवल का मतलब यहाँ का, इसका मतलब होता है सामाजिक असहमति। असहमति का मतलब कि यार कैसा इंसान है, मानता ही नहीं, बस ये ठीक, इतना ही कह के रुक जाओ। ऐसा नहीं कि आप पुलिस को बुला रहे हो, इसे बोलते हैं असहमति कि हम तो भाई सहमत नहीं है, ये बार बार ये जो डिस्टर्ब कर रहा है हम सहमत नहीं है। हाँ इतना ठीक है, थोड़ी बहुत बुराई कर लो लेकिन पुलिस का सहारा मत लो। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य जो रहने वाले लोग हैं, रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना ही काफ़ी है, बस काफ़ी होना चाहिए, इससे पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी सीख दे गया स्टुअर्ट मिल, है ना। इससे जो हानि का सिद्धांत है बहुत कुछ सिखाता है। समाज में प्रेम बना रहे, जहाँ अपन रहते हैं अपन नेबर से कम प्रेम रहना बहुत ज़रूरी है। वो हर चीज़ में हेल्प करता है, चाहे कैसी भी एक दूसरे की प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्प कर देते हैं एक दूसरे मिलके। लेकिन जब आपके बनेगी नहीं तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, ओके।